Good morning, students. In our science class, that is the EVS class, I welcome you all to know more about the seeds, what is the structure of seeds and how it germinates. मैं आई थी यहाँ देखने के लिए कि मैंने यहाँ पर इरेजर का एक छोटा सा पार्ट को ज़मीन में खोद के लगा दिया था। अब देखने के लिए आई हूँ कि वो पार्ट ग्रो किया है कि नहीं, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी ग्रो नहीं किया। इरेज़र भी ग्रो नहीं किया। मैंने पेंसिल भी लगाया था, पेंसिल की बहुत बड़ी खेती करना चाहती थी, मगर यहाँ तो पेंसिल भी ग्रो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं की। अच्छा, तो लास्ट क्लास में आपने मुझे बताया था ना कि पेंसिल और इरेज़र ये सब ग्रो नहीं करते। तब मुझे जाके अक्ल आई, फिर भी मुझे डाउट हो रहा था कि चलो जाके देख लेती हूँ कि बाई चांस अगर ये ग्रो कर दिया तो मैं सिक्के का भी प्लांट लगाऊंगी। मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर यहाँ मुझे कुछ और ही चीज़ देखने के लिए मिल गई। चलिए देखते हैं वो क्या है। आज हम लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि सीड्स आपने पानी में भिगो दिया और वो सारे के सारे ग्रो भी कर गए बहुत अच्छी रीति से, है ना, बहुत मज़ेदार रीति से। बट क्या सीड्स का पेट बहुत बड़ा होता है? क्या होता है सीड्स का पेट में बहुत बड़ा होता है ये ग्रो करने के लिए? कैसा होता होगा इसका स्ट्रक्चर? ये लंबा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, कैसा होता है? ये जानने के लिए अभी हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप जान पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कहाँ जाके ये पानी जमा हो जाती है, आखिर होता क्या है। एक वीडियो आपने एनिमेशन तो देखा ही था कि सीड कैसे सॉइल का ज़रूरत होता है और पानी का ज़रूरत होता है तब वो बड़ा होता है। मगर सीड का स्ट्रक्चर भी जानना उतना ही ज़रूरी है ताकि आप खुद से जान पाओ कि आखिर सीड में ये पानी कहाँ जाके अब्जॉर्ब होता हो और कैसे छोटा छोटा आपका स्प्राउट्स उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा गार्डन और मैं अपने गार्डन में बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे सीड लगाए और बहुत सारे डालियाँ भी लगाएं। और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो सिर्फ डालियों से हुए हैं। ये प्लांट्स में सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये प्लांट्स जब मैंने डाली लगा दी उसके ब्रांच को काट के छोटा सा लगा दिया तो अपने आप वो ग्रो कर गया और इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं। ठीक है, और ये कुछ सूख रहा है और छोटे छोटे प्लांट्स उसमें से निकलना शुरू भी हो गए हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, ये अपने आप सूखते हैं और अपने आप छोटे छोटे पत्ते भी इसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। सीड्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इस 3 भागों से बना हुआ होता है। पहला सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो। ये आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। सीड कोट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं सीड कोट क्या होता है। सीड कोट इज कवर्ड बाय द सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट। उसके ऊपर में जो त्वचा होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। ऊपरी त्वचा हम बोल सकते हैं, छोटा छोटा पतला सा होता है जिसे हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलमंड्स आर सीड प्रोटेक्टर्स बाय हार्ड सीड कोट। आलमंड को देखिए आप, बहुत ज़्यादा हार्ड सीड कोट होता है, उसको हमको तोड़ करके उसको खाना पड़ता है। ओके, तो एंडोस्पर्म क्या होता है और कोटिलेडन्स क्या होते हैं? सीड कोट तो हम इसे बोलते हैं, बट एम्ब्रियो बीज का भाग जो होता है, एंडोस्पर्म उसके ऊपरी त्वचा का जो भाग होता है। द स्टोरेज ऑफ फूड्स फॉर द बेबी प्लांट्स यूज दिस फूड टिल इट ग्रोज। ये एम्ब्रियो होता है। वी ऑल्सो ईट एंडोस्पर्म्स ऑफ मेनी सीड्स लाइक ऑल नट्स। जो एंडोस्पर्म है उसके उस भाग को हम लोग ज़्यादा खाते हैं, जो मोटा सा भाग आपको दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो पीनट्स में भी आप देखो, वॉलनट में भी देखो, यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ऊपर का भाग तो हमारा सीड कोट है और उसके बाद वाला भाग जो है वो एंडोस्पर्म है। अब आता है एम्ब्रायो। ये छोटा सा बेबी जो दिख रहा है अंदर में, छोटा सा पौधे की तरह दिख रहा है, ये एम्ब्रायो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी को बचाने के लिए तो सब कुछ की जाती है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट, कोटिलेडन, हाइपोकोटिलेडन एंड रेडिकल्स और प्राइमरी रूट्स। ये जो प्राइमरी रूट्स है ये रूट की तरफ नीचे चल जाते हैं। ये देखिए छोटे से पौधे में दिख रहा है, ये छोटा है, ये रेडिकल है जो नीचे आगे चल के रूट बन जाता है। हाइपोकोटिल जो है ये ऊपर की तरफ चल जाता है, जो शूट बन जाता है। और कोटिलेडन जो है जिसमें हम खाना देते हैं, नीचे से मिलता है, तो ये काफ़ी मात्रा में ये ग्रो करना शुरू कर देता है। इन द सीड लैक ऑफ एपिडर्मिस, कोटिलेडन इज द मेन पार्ट एंड सर्व एज अ फूड स्टोरेज फॉर द सीड्स। ठीक है,
सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ, जिसका सीड लीफ सिर्फ एक ही होता है, उसे हम मोनोकॉट बोलते हैं, ठीक है। और मोनोकॉटिलियंस आल्सो कॉल्ड एज अ मोनोकॉट्स, एंड द सीड्स हैविंग टू सीड्स लीव्स आर कॉल्ड द डाइकोटिलोडन्स और द डाइकॉट्स। मैं तो उसको डाइकोटी बोलना पसंद करती हूँ। चलिए बच्चों, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या होती है। ओके, इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, इन अ वेरी बेसिक फॉर्म, ओके, द सीड इज consist of three main part. The first part is called the embryo. Okay, this one is a embryo. Then second part is a food store. This part is called the food store. Now, then third part, the outermost part is called the seed coat. Okay, now this is the first, this is the second, and this is the third. So this is a very basic thing. ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत आधार वाला जानने वाला चीज़ है। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये फूड स्टोर है। ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, बड़े सुंदर से कलर किया हुआ है येलो पार्ट, इस येलो पार्ट को हम बोल सकते हैं उसका फूड स्टोर है। ये एम्ब्रायो है, एक छोटा सा बेबी प्लांट है, और उसके बाहर में ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये है सीड कोट। तो अगर मैं पूछूं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड में बताइए कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स, तो आप ये तीनों पार्ट लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगेन इसको आप उल्टे से भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन सीड कोट, सेकेंड वन फूड स्टोर, एंड थर्ड वन इज द एम्ब्रायो। अब उसी तीनों पार्टों को थोड़ा सा मॉडिफाई लैंग्वेज में हम लोग बोल देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा वो फूड स्टोर है, उस फूड स्टोर को हम साइंस की भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन, COTYLEDON, कॉटिलेडन, ठीक है। और सीड कोट को तो हम सीड कोड ही बोलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 हो गया। अब हमारे पास था एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का 3 पार्ट्स में हम उसको भाग कर देते हैं। तो नीचे का पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल, मिडल वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोकॉटल, और ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं प्लम्यूल्स, जो कि उसका मतलब जो कि होता है शूट। अब आते हैं थोड़ा सा डाइकोट एंड मोनोकॉट क्या होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए कि डाइकोट क्या होता है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि डाइकोट में जो कॉटिलेडन होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, ये और ये। और मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन पार्ट होते हैं, मतलब फूड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, फूड खजाना, खाना खजाना, तो वो सिर्फ एक होता है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डाइकोट एंड मोनोकॉट में। और जब इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है? 2 दाने निकलेंगे जो डाइकोट होते हैं, इससे 2 दाने निकलेंगे। और जो मोनोकॉट्स होते हैं उससे सिर्फ 1 दाना ही निकलेगा, 1 सीड ही उससे बरामद होंगे, ठीक है। और जो कॉर्न सीड है, जो मोनोकॉट है, तो मैं याद दिला दूँ आपको, इससे पहले भी मैं बोली थी, जितने मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं जैसे बाजरा। एंड डाइकोट जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे नट्स वगैरह होते हैं, देन पल्सेस होते हैं, ये हमारे डाइकोट होते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर में जो हमारा फूड स्टोरेज पैकेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब 2 होते हैं, तो उसके पास ज़्यादा खाना खजाना होता है, ठीक है। तो अभी और एक सवाल का मुझे जवाब देना है, और वो ये है कि क्या होता है जब पानी इसके अंदर एंटर करता है। तो क्या होता है ना कि कुछ नहीं, ये जो कॉटिलेडन है वो पानी अब्जॉर्व करता है, क्योंकि वो तो खाना खजाना है, वो फूल जाता है, और फूलने के बाद जो हमारा साइड में है आपका ये वाला
साइड का जो पार्ट हम जिसे हम सीट कोट बोलते हैं वहाँ तक वो टच हो जाता है। बीच का ग्रीन पार्ट जो उसका दिख रहा है आपको, ये ग्रीन पार्ट क्या होता है, इनविजिबल होने लगेगा क्योंकि वो फैलते फैलते पूरा साइड तक टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। फूलने की वजह से हम हल्का सा भी जब प्रेस करते हैं इस दाने को तो उसका आउटर मोस्ट कवर क्या होता है, निकल जाता है। निकल जाने के बाद कुछ सीड्स में ऐसा होते हैं, हर एक डाइकोट सीड्स में ऐसा नहीं होते। जैसे कि बहुत सारे आपके अखरोट वगैरह उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हमें हथौड़ा मार मार के तोड़ना पड़ता है। मगर ये इसका फंडा है कि जब आप भिगो देते हैं ऐसा सीड्स जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अखरोट आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो जो पल्सेस या जो नट्स आपका पानी एब्जॉर्ब कर सकता है वो करता है। तो उसमें होता क्या है, ये जो कॉटिलेडोन है वो फूल जाता है और ये इसके जो साइड में है सीट कोट उसके साथ में वो हल्का सा अटैच होना शुरू हो जाता है, फूल जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो वो निकल जाता है। कि जो सीड्स है मैंने यहाँ पे लिया है चना जिसको हम ग्राम कहते हैं, और ये डाइकोट सीड है। इसमें एम्ब्रायो कहाँ है, सीड कोट कहाँ है, कॉटिलेडोन कहाँ है, रेडिकल, हाइपोकॉटिलेट और इपिकॉटिल कहाँ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसको जूम करके देखते हैं कि कैसे होता है ये। इसको तोड़ के देखते हैं थोड़ा सा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कुछ हैं रखे हुए चने। तो इसमें से कुछ जो नॉर्मल चने हैं जिसे मैंने भिगो के रखा है, और कुछ बॉइल्ड है। तो सबसे पहले मैं ये जो नॉर्मल चने इसको हल्का सा अगर प्रेस करूँगी ऐसे, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, हल्का सा इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसका ऊपर का जो भाग है ऐसे खुल गया। इसे ही हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, ये सीड कोट चावल में भी आपको मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों में मिलेगा, एक ही मिलेगा। मगर जब इसको डिवाइड करते हैं तो आप ध्यान से देखना, ये डिवाइड करने के बाद ये दो भाग में बच जाता है। एक छोटा सा यहाँ पर एक इसका निकला हुआ पार्ट आपको दिखेगा, छोटा सा ऐसे निकला हुआ पार्ट दिखेगा, देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं ना। इसे हम रेडिकल भी बोल सकते हैं, जो छोटा सा दिखा है। हालांकि ये हमारा ज़्यादातर इनविजिबल होता है, और ये जो पूरा बड़ा पार्ट है जिसको हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, अगर जैसे स्पून रख कर अगर इसको प्रेस करते हैं थोड़ा सा तो ये कट भी जाएगा, क्योंकि ये भिगोया हुआ चना है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है मोटा सा, जो भिगोने के बाद बहुत ज़्यादा फूल सा गया, इसमें पानी इसने एब्जॉर्व कर लिया है, इसे हम बोलते हैं कॉटिलेडोन। ठीक है, ये हमारा खाने का पार्ट है, इसी पार्ट को हम ज़्यादातर खाते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरा भीगा हुआ चना था, और इसको मैंने ऐसे लिया, और इसके अंदर में जो एम्ब्रायो है, इसके अंदर में जो एम्ब्रायो है ये डाइकोट है। डाइकोट मतलब ये दो ऐसे इसके अंदर से, जब मैंने सीड कोट निकाला तो इसके अंदर से ये दो भाग अलग अलग निकल के आ गए। ठीक है, इसलिए हम इसको डाइकोट करते हैं, बोलते हैं। और ये जो चावल होती है, चावल में सिर्फ एक ही होता है, उसका अगर वो हटा दे तो वो एक ही होगा। तो इसके अंदर जो रेडिकल्स हैं और हाइपोकॉटिल है, इपिकॉटिल है, ठीक है, वो सब भाग जो है वो हमें दिख नहीं रहा, इसके अंदर है कहीं। ठीक है, इसको अगर और माइन्यूटली काटेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वो लोग भी दिखेंगे। जो बेबी प्लांट है इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। इसको मैंने इस तरह से प्रेस किया, अपने हाथों से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस किया है, और जब प्रेस करके निकाला तो इसमें से खुल के निकल गया ये एपिडर्मिस, सीड कोट जिसको हम बोलते हैं, तो सीड कोट निकल के बाहर आ गया। और इसके दो भाग जो है कॉटिलेडोन, जिसको हम ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ करते हैं, और बेबी प्लांट भी इन सब चीज़ों को ऐसे खाते हैं, ये दो भाग में ऐसा बट गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने ला रही हूँ ये वाले चना है, ये मेरी बॉइल्ड चना है। ठीक है, ये बॉइल्ड चना में भी ऐसा ही फिगर आपको देखने की मिलेगा, स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। ठीक है, देखिए इसका भी ऐसा निकल गया और ये दो भाग में ऐसा बट गया। मगर इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये बॉयल होने की वजह से, इसमें हालांकि हल्दी वगैरह थोड़ा दिया हुआ है बॉयल करते समय, तो इसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है वो
डेड हो गया, वो मर गया है बॉईल करने की वजह से, मगर इसके अंदर जो है वो अभी भी जिंदा, अगर इसे हम लगा देंगे तो बेबी प्लांट ग्रो करेगा। ठीक वैसा ही हम भुंजा हुआ चना भी यहाँ पे रखे हैं, जो ग्राम है उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लिए, तो उसका भी देखिए ये सेल जो है ऊपर का निकल गया है, ऐसे ब्लैक वाला पार्ट जो कि सीड कोड है। और सीड कोड जब हम इसका भी निकाल दे रहे हैं तो इसके अंदर भी 2 भाग में आपको कॉटिलेडन मिल जाएगा। ये कॉटिलेड थोड़ा सा स्ट्रांग होने की वजह से मैं तोड़ नहीं पा रही थी। ये देखिए ये दोनों कॉटिलेड अलग अलग है और ये दिख रहा है आपको आसानी से, साफ से, ये 2 पार्ट है। मगर इसमें भी रोस्ट करने की वजह से क्या हुआ है कि बेबी प्लांट मर चुका है, और इस वजह से जब इस चने को आप बगान में जाके बो देंगे और इसमें पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, तो भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो बेबी प्लांट है वो मर चुका है। और ये जो बॉयल वाला है इसके अंदर भी बेबी प्लांट बेचारा मर चुका है। मगर ये जो मैंने भिगो के रखा है इसमें अभी बेबी प्लांट जिंदा है और वो मरा नहीं है, और वो अच्छा से उसको खाना भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपने अभी आपको समझ में आ गया कि आप अपने घर में भी चना को लेते हैं। चना को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो इसका सीड कोड है ये बहुत नाजुक और पतला है, जो आसानी से छिलके निकल जा रहा। अगर मैं आलमंड वगैरह ये सब लेती तो वो थोड़ा, या अरारोट लेती, अखरोट वगैरह लेती, तो वो सब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता, उसको मैं इतना आसानी से ऐसा निकाल के आपको शो नहीं कर पाती। यहाँ मुझे आई तो मुझे देखने के लिए मिल गई एक सुंदर सी भिंडी। ठीक है, और इस भिंडी के अंदर मैंने जब ऐसे प्रेस किया तो ये काफ़ी मोटी थी और इसके डंडे भी काफ़ी थी। मतलब इस भिंडी के अंदर में, अर्थात लेडी फिंगर के अंदर में बहुत सारे बीज हैं, सीड्स हैं। और इन सीड्स को अगर हम सुखा दें धूप में और इनको लगाएं फिर से, तो फिर से हम भिंडी पा सकते हैं। मगर उससे पहले इन सीड्स को सूखने पड़ेंगे, इनको लगाने पड़ेंगे, तभी जाके ये ग्रो करेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं, और आप भी अपने हिसाब से बहुत सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं। और ये है फ्लावर। जब सीड थोड़ा बड़ा होने लगता है तो प्लांट बन जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद ऐसे फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर्स जब सूखने लगते हैं, ये देखिए सूख करके इस तरह से फ्लावर्स फिर वापस भिंडी बन जाते हैं। ठीक है, तो होप कि एंजॉय आप कर रहे हो हमारी गार्डन को, जहाँ पर ये भिंडी लगी हुई है बहुत सारी। और इसके बाद मैं दूसरी चीज़ों को भी दिखाऊंगी। ये बहुत दुर्लभ एक पौधा है जिसे मैं ऑर्किड का पौधा मैं बोलती हूँ। और ये ऑर्चिड जो होता है, बोलते हैं, ये सिर्फ ब्रांच से निकलता है। ये जो पौधा है इसमें बहुत खूबसूरत प्लांट्स और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स इसमें आते हैं। तो ये पौधा मैंने ऐसे एक टब में ऐसे लगा के रखा है, और ये टब में इस तरह से इसके बहुत सारे पत्ते भी निकल आए हैं, और इसके फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों आप देख रहे हो ये सुंदर सी खूबसूरत से फ्लावर्स आपको दिख रही हैं, और ये इस साइड भी है, बहुत प्यारे से दिख रही है। मगर मैंने आपको बताया ना कि ये बीज से हमारे बहुत से पौधे हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इस पौधे को देखिए मैंने लगाया है इस पौधे के छोटी सी एक डाली से। यहाँ पर देखो मैंने और एक पौधा लगाया हुआ है जो डाली से लगी है, बस उसके ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर डाल दिया था, और ये ब्रांचेस देखिए नीचे से ग्रो करने लगी है बड़े खूबसूरती से। और इसमें मैंने कुछ बीज का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ऐसा बहुत सारा प्लांट्स है जिसको हम लोग बीज के अलावा सिर्फ उसके जो स्टेम्स होते हैं मुझसे भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप बहुत कुछ सीख गए हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और अभी भी आपको कुछ परेशानी है या डिफ़िकल्टीज है तो आप अपने डाउट्स भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि कुछ आपको समझ में नहीं आया। तो फिर आपने क्या सीखा आज? सीड्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज द सीड कोड, जो उसका आउटरमोस्ट लेयर होता है जो अभी आपने देखा। देन एंडोस्पर्म, जिसे हम
कॉटिलेडन्स भी बोलते हैं, जो कि फूड स्टोर है, जो बेसिकली मैंने आपको बताया वो फूड स्टोर है, वहाँ खाना रहता है। और एट लास्ट है एम्ब्रायो, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, बेबी प्लांट्स। तो जो सीड कोट है वो एक्चुअली आउटर मोस्ट कवर है, जो कि बेबी प्लांट की रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्श प्रेशर से या किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट से, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो एंडोस्पर्म है, जिसे हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं, वो उसका फूड स्टोर है, वहाँ पर बहुत खाना स्टोर होता है। जब हम लोग दाल को भिगोते हैं तो वहीं जाके वो पानी स्टोर होता है। और यही एम्ब्रायो है जो ग्रो करता है धीरे धीरे, और अगर ग्रो करने लगता है और उसका जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, जिसको हम रेडिकल उतना दिखाई नहीं देता है, अगर ऊपर का भाग जो कॉटिलेडन्स वाली पार्ट है वो ऊपर निकलती है, तो उसी हम कहते हैं अंकुरित हो जाना, या अंकुर निकल गया, या हम बोलते हैं स्प्राउट निकल गया। छोटा सा बेबी प्लांट स्प्राउट कहलाता है, ठीक है। जब वो आउटर मोस्ट सीड कोट को तोड़ के बाहर निकल जाता है, उसमें ताकत आ जाती है, वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। तो ये स्प्राउट्स, चने, स्प्राउट्स, मूंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। होप करते हैं आपने इस वीडियो को बहुत लाइक किया, आपने बहुत कुछ सीखा है। आगे भी ज़रूर सीखते रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। फिर से मैं चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँ, जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, चैप्टर को और अच्छी तरह से जानने के लिए। इसलिए मेरे दिल से उनको बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रिंसिपल सर को फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये उनकी इंस्पिरेशन है, ये उनका एफर्ट है जो हमारे साथ ब्लेसिंग के रूप में है, जो हमें खड़ा रहने की ताकत देता है, और जिस वजह से हम इस तरह के वीडियोस बना पा रहे हैं। दूसरा हमारे एचएम सर हैं और हमारे सारे स्टाफ मेंबर हैं हमारे विद्यालय के, जिन्होंने बहुत मदद की मुझे कि मैं इस तरह से वीडियो बना सकूं। थर्डली मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और होप करती हूँ कि आप फिर मुझसे वादा करेंगे कि आप खुश रहेंगे और दूसरों को भी हमेशा खुशी रखेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।